आज महाकवि जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप पे का नाट्य मंचन होना है, जिसके निर्देशक हैं रवि कुमार राय जी। ये संस्था है रंगशाला संस्था है। ये जो नाटक के निर्देशन कर रहे हैं वो बेचू के ही रंग मंच के विद्यार्थी हैं। तो अब मैं सरस्वती वंदना के लिए प्राख्या गुप्ता को बुलाती हूँ, वो आके सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। और ये भी बताना चाहूँगी कि प्रसाद जी की पौत्री हैं प्राख्या गुप्ता, जो आज सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आए हुए हैं, प्लीज आए। वीना मैम आप भी आए। प्रोफेसर रमन सर, प्लीज सब लोग आए और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वशिष्ठ नाथ त्रिपाठी सर प्लीज आए। बुजुर्ग बना दिया।
शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवो सदा वन्दिता समां पातु सरस्वती भगवती निशेष जया उसी की श्रृंखला में पिछले 2 सालों से हम इसे वाराणसी में मना रहे हैं। आप सब जैसे जानते हैं, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में तो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, सभी जानते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की जयंती 30 जनवरी को मनाई जाती है और 30 जनवरी को प्रसाद जी की जयंती प्रसाद जी के जन्म स्थान पर मनाई गई थी, जो कि चेतगंज गोवर्धन सराय जगह है। उसमें हमने 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी और जयंती समारोह का आयोजन किया। जो बाहर आप पेंटिंग लगी हुई देख रहे हैं, वह सारी की सारी पेंटिंग अभी 30 जनवरी से 2 दिन पहले उसी चित्रकला शिविर में बनाई गई है। इसमें जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, प्रख्यात वाराणसी के प्रख्यात चित्रकारों ने इनको बनाया है, जैसे सुनील विश्वकर्मा और प्रणाम सर, आप लोगों ने उनका नाम सुना ही होगा। और 30 जनवरी के कार्यक्रम में सभी महान भारत के विभिन्न शहरों से, दिल्ली से आए हुए और BHU से आए हुए, BHU के कुछ ओमकार ठाकुर जी ने और दिल्ली से आए हुए कुछ विद्वानों ने अपने वक्तव्य दिए। उसके बाद एक लखनऊ से आई हुई टीम, जो कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय है, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से आए हुए कलाकारों ने, गुरुजनों ने वहाँ पे गायन और नृत्य का प्रस्तुत किया। और उसके बाद व्योमेश शुक्ल, नागरी प्रचारणी सभा के जो मंत्री हैं, उन्होंने अपनी कामायनी का मंचन किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए 3 दिवसीय, उसी की श्रृंखला में आगे हम बढ़े तो 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जो कि डेट थी आई थिंक, जो कि हमारे इसी के श्रृंखला में पिछले 3 दिनों में 23, 24, 25, नहीं सॉरी मैं थोड़ा डेट कंफ्यूज कर रहा हूँ, 21, 22, 23 को हमारी 3 दिवसीय संगोष्ठी थी। 3 दिवसीय संगोष्ठी महामना सभागार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र में हुई, जिसमें देश भर से आए हुए विभिन्न विद्वानों ने अपना वक्तव्य दिया।
और उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज 3 दिवसीय नाट्य उत्सव का आयोजन यहाँ आप देखेंगे। यह 3 दिवसीय नाट्य उत्सव अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज आकाशदीप नाटक का मंचन है। कल आप देखेंगे स्कंदगुप्त नाटक और परसों आप देखेंगे नाटक एक घूंट। स्कंदगुप्त कई बार मंचन हुआ है, लेकिन जो टीम स्कंदगुप्त इस बार कर रही है वो पहली बार है उनके लिए। और एक घूंट और दूसरा जो एक घूंट और आज आकाशदीप नाटक है, ये भी पहली बार ही मंचित हो रहा है। और इसी श्रृंखला में हम आगे अगर बढ़ते रहें तो हमारी ये पूरा 10 दिन का प्रोग्राम था, तो 6 दिन लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 दिवसीय का ये प्रोग्राम है और 10वें दिन का प्रोग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में आयोजित होगा, जिसमें करीब विभिन्न देशों से लोग आपस में ऑनलाइन जुड़ करके एक साहित्यिक मंच तैयार करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम का ब्यौरा है। तो समय ज़्यादा न लेते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे और शुरुआत में दोनों हाथ उठा करके जय घोष कर दीजिए। जो हमारा होता है उसको नीचे रखते हुए, राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखते हुए ही इस नाटक में यही भाव प्रस्तुत करने आ रहे हैं रवि कुमार राय नितिन। यही अवसर आज मेरे बंधन विषय थे, फिर अवसर न मिले। नौका पर कितने लोग? कुल मिलाकर नाविक और प्रहरी 10 लोग। वक्त मिलेगा? मिल जाएगा। कोर्ट से संबंध धरज काट सकोगे? सावधान! अभी सावधान! बात खोल दो। सारी छोटी नाव को पानी में उतारो। दम लगा के, दम लगा के, दम लगा के, दम लगा के। बाईं तरफ भारी सामान नीचे गिराओ। हम लोग सभी क्या स्त्री होना अपराध है? चंपा, बुद्धगुप्त, तुम्हें किसने किया? इसने तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? कोटाध्यक्ष मणिभद्र कब का जन्म है। अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। स्वामी? और वो भी एक जलदस्यु? कदापि नहीं। इसका निर्णय तुम्हारी वाणी नहीं, मेरा एक कृपाण करे।
द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो जीतेगा वो इस नौका का स्वामी हो। प्रस्तुत हो। लो। हमें वहां पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? वायु अनुकूल रही तो लगभग 2 दिन। और हमारे पास मात्र सामग्री कितनी? पर्याप्त। ध्यान लगाओ। क्या हुआ नायक? आगे एक जलमग्न शैलखंड, सावधान न रहने पर नाव टकरा सकती है। उत्तम। मैं तो एक जलदस्यु हूँ, परंतु इन लोगों ने तुम्हें बंदी क्यों बनाया? मुझे बंदी बनाया वणिक मणिभद्र की पाप वासना है। जाह्नवी के तट पर मैं चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका, पिता इसी मणिभद्र के यहाँ पहरे का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ वहाँ पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी।
मणिभद्र ने मुझसे एक घृणित प्रस्ताव, मैंने उसे गालियां सुनी, उसी दिन से बंदी बना। क्षत्रिय परंतु दुर्भाग्यवश जलदस्यु बनकर जीवन व्यतीत कर तुम मुक्त, अब तुमने क्या करने का निश्चय किया? मैं अपने निर्देश को अदृष्ट ही रहने दूं, वह चाहे जहां ले जाऊं। आंखों में आकांक्षा के लाल डोरे न थे, बल्कि धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास थे। एक पल को मैं भी उसे देखकर कांप पड़ा। मेरे मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। मैंने देखा अपनी महिमा में अलौकिक बुद्धि एक तरुण बालिका। मैं विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। मुझे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। महानवी, हम लोग अब द्वीप के समय पहुंचने ही वाले। राम को तट के किनारे जैसी आए। नायक, तुमने कहा था इस द्वीप का कोई नाम नहीं, तो क्यों नहीं इस द्वीप का नाम चंपा द्वीप ही रखें? सर्वथा उचित है मानव।
आगे तो बाबा के साथ बैठे मैं ये पुष्प रख के। बड़ी चंचल बालिका परंतु बाबा आप तो यहाँ की जान नहीं पड़ते, क्या आप भी आर्य भूमि से? आर्य भूमि? हाँ, आज कितने दिनों बाद ये नाम सुना। किंतु अब तो स्मृति नहीं कि मैं कहाँ हंसू। क्या तुम भी आर्य भूमि से? हाँ, कौशल के पास एक छोटी सी नगरी चंपानेर, वहीं से। कौशल? क्या आप भी कौशल से? वर्षों पहले की बात है। कौशल में एक उत्सव मनाया जाता था। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, बोट होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते। वहीं मगध का एक राजकुमार बड़े कुतूहल से यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। ये खेत मधुलिका का था। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कोशे वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अंगों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। वे सब बरौनियों में गूंथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते। किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कुतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका। आह, कितना भोला सुंदर, कितनी सरल चित्र। क्षमा करे देव, ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है। इसका मूल्य लेना मेरे लिए संभव नहीं। मूर्ख कन्या, तुझे ये ज्ञात नहीं। इस उपहार का अपमान कर स्वयं महाराज का अपमान कर रही हो, जिसके लिए तुम्हें राजदंड दिया जा सकता है। क्षमा करे देव, किंतु मेरा कोई ऐसा आशय नहीं था। ये तो मेरे पितृ की भूमि है। इसका मूल्य लेना मेरे लिए संभव नहीं है देव। क्यों स्वीकार नहीं है? महाराज तो प्रत्येक वर्ष भूस्वामियों को उनके मूल्यों से अधिक राशि देते हैं। देखो बालिके, इस प्रकार का तिरस्कार तुम जैसे वीर पुत्री के लिए कदापि शोभनीय नहीं। इसे हर्षपूर्वक स्वीकार करो। आज से राष्ट्रीय संरक्षण की अधिकारिणी बनो। तो क्या राष्ट्रीय संरक्षण की अधिकारिणी सारी प्रजा नहीं है मंत्रीवर? महाराज को भूमि देने में ना मेरा कोई विरोध था और न है, परंतु इसका मूल्य मैं नहीं स्वीकार कर सकती। महाराज, आज्ञा। आज्ञा महाराज। महाराज, ये वही वीर सिंह सेन की कन्या है जिन्होंने वाराणसी के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। सिंह मित्र की कन्या? जी महाराज। वीर सिंह मित्र,
जिसने वाराणसी के युद्ध में कौशल से लात चलाई। वीर सिंह। कुछ देर और निहारना चाहता मगर ये कोकिल बोल उठा। मैं उससे प्रश्न कर रहा हूँ, सोती हुई कुमारी के सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले कौन? क्षमा करें, मतलब सच है। उत्सव की संचालिका तो नहीं हो। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल के उस सम्मान के अधिकार। क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है देव? क्या मेरी इस अवस्था में भी आप मुझे चैन से नहीं रहने देंगे? मेरा ये आशा नहीं। मेरा हृदय तो तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है। मेरा उस अभिनय का भक्त, क्या मेरी विडंबना का? मानव हृदय भी कितना निष्ठुर होता है ना। क्षमा करो परिचित, जाओ। सरलता की देवी, गंगावत का राजकुमार, तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी। मेरे हृदय की भावनाएं और गुंठन में रहना नहीं चाहती। स्वीकार करो। क्षमा करें राजकुमार, परंतु आप भूपति हैं और मैं भूमि पर परिश्रम करके रहने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। बस इतनी सी बात। मैं कौशल के राजा से कहकर तुम्हें तुम्हारी भूमि वापस दिलाऊं। नहीं, मैं कौशल का राष्ट्रीय नियम मैं उसे बदलना नहीं चाहती, भले ही उसके लिए मुझे कितना भी दुख क्यों ना झेलना पड़े। तो क्यों मधुलिका? आखिर चाहती क्या? ये कैसा रहस्य है तुम्हारा मधुलिका? मैं समझ नहीं पा रही। ये रहस्य मेरा नहीं है राजकुमार, ये रहस्य मानव हृदय का है। मानव हृदय यदि नियमों से बात होता तो आज एक राजकुमार एक कृषक बालिका का उपहास कर लेना आता।
सम्मान, परंपरा, विरासत, स्वाभिमान या सिर्फ शब्द है मधु, इनसे तुम्हारी शुद्ध लिप्त नहीं हो सकती। राज की रक्षा में तुम्हारे पिता आहुति कर गए। एक भूमि का टुकड़ा बचा था, वह भी तुम्हारे स्वाभिमान की बलि चढ़ गया। अरे वह मूल्य भी इसी राष्ट्र का नियम था ना, फिर वह तुमसे लिया क्यों? अगर तुम राष्ट्र का हित चाहते तो राष्ट्र का तो यह दायित्व हुआ कि वह तुम्हारी हितों की रक्षा करे। अपनी ही दृष्टि में महान बनकर जीवन की पेशा करने कहा कि बुद्धिमान है मधु। तुम समझोगे एक माँ राष्ट्र हित में अपने पुत्रों की आहुति तो दे सकती है, परंतु उसका मूल्य नहीं ले सकती। और उस राजकुमार का क्या उसका प्रेम भी तुम्हारे स्वाभिमान के आड़े आ रहा था? अरे अगर स्वीकार कर लिया होता तो आज मगध के प्रासाद का तुम सुख भोग रही हो। क्या दारिद्र्य की ठोकरों में व्यथित होकर तुम्हें एक बार भी उसकी स्मृति नहीं आई? तुम्हारे हृदय ने तुमसे प्रश्न नहीं किया? मधु, तुम्हारा अधिकार स्वयं का है, किसी अन्य के प्रेम का बलिदान देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इस स्वाभिमान ने तुम्हारे हृदय को पाषाण बना दिया है, और ये पाषाण जब पिघल जाए तो इसे खा ले। बचा क्या है मधु? ये टूटा हुआ छाजन। याद है राजकुमार ने क्या कहा था? क्या मिला महान बनकर? स्वाभिमान सिर्फ शब्द है मधु। बोलो मधु, बोलो मधु, इस स्वाभिमान से तुम्हें प्राप्त क्या हुआ? और इस राजकुमार का क्या? इस स्वाभिमान से तुम्हें प्राप्त क्या हुआ? इस स्वाभिमान से तुम्हें प्राप्त क्या हुआ? और इस राजकुमार का क्या? इस स्वाभिमान से तुम्हें प्राप्त क्या हुआ? हाँ, नहीं है मुझे अधिकार, परंतु यदि कोई प्रस्ताव देकर चला जाए तो मैं कर भी कह सकती हूँ। मैंने ना नहीं किया था, परंतु मैंने हाँ भी नहीं किया था। तुम प्रतिदिन इसी तरह चले जाया करते हो। आज तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। तो बस आशीर्वाद। राजकुमार, आज इतने दिनों के उपरांत मैं राजकुमार नहीं रहा, मगध का विद्रोही निर्वासित, कौशल का आजीविका मगध के राजकुमार का स्वागत अनाथ कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हो गई। यदि तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता थी? बाहुबली वीरों की आजीविका होती है मधुरी, और ये तो मेरे जीवन मरण के साथी ये कैसे मिला? मैं करता भी क्या? क्यों? हम परिश्रम से कमाते खाते। भूल न करो मधुरिका, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। निराश क्यों हो जाऊं? एक नवीन राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। नवीन राष्ट्र? हाँ। ओहो, तुम्हारा उत्साह कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का कौशल की महारानी बनाओ, और तुम्हें उस भूमि की चिंता कर निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें वो सम्मान दिलाऊंगा जिसकी तुम अधिकारिणी हो। सच कहूं मधुरिका, तो इतने वर्ष केवल तुम्हारी छवि अपने हृदय में लेकर घूमता रहा, और ये सोचता रहा मेरी महारानी बनोगी तो केवल तुम, अन्यथा ये हम आजीवन विवाह नहीं करेंगे।
मधु, मैं तुम्हें वो सम्मान दिलाऊंगा जिसकी तुम अधिकारी नहीं। मधु, हम साथ मिलकर एक सुंदर कल भूल सकते हैं। एक ऐसा कल जहाँ कोई तुम्हारा अपमान न कर सके, एक ऐसा कल जहाँ तुम्हारा सम्मान हो। कौशल राज के सिंहासन पर मधु, कौशल राज के सिंहासन पर बोलो मधु, क्या तुम मेरे साथ होगी? हमारा कल, हमारा भविष्य सिर्फ तुम पर निर्भर करता है मधु, सिर्फ तुम पर। मेरे साथ होगी। रात्रि किस पहर? बालिके, हमने तुम्हें नहीं देखा। मेरी भूमि कृषि के लिए ली गई। कृषक बालिका, सिंह मित्र की पुत्री, याद आ। तो क्या इतने वर्ष तुमने कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य लेने आई? नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। क्या था? इतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि। मुझे एक सहायक मिल गया है महाराज, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा और भूमि को समतल भी तो बनाना होगा। परंतु वह भूमि तो बड़ी उबड़ खाबड़ है, जिस पर से दुर्ग के समीप है। राष्ट्रपति के लिए सैनिक बहुत लगते हैं। तो फिर निराश न होते। तुम्हारी अभ्यास तो बड़ी कठिन है। आप क्या करें? ठहरो, जाओ श्रमजीवियों को काम पे लगाओ। मैं महामंत्री को आज्ञा पत्र देता हूँ, आज से यह भूमि तुम्हारी। महाराज की जय हो। राष्ट्रहित में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये तुम्हारा स्वाभिमान नहीं, अभिमान है मधु। पुत्री, आखिर इससे प्राप्त क्या हो? ये टूटा हुआ छाजन। मैं तुम्हें कौशलराज की महारानी बनाऊंगा। तुम्हारे पिता का इस राष्ट्र पर बहुत बड़ा ऋण है। सम्मान, परंपरा, विरासत, स्वाभिमान, ये केवल शब्द है मधु। मुझे तुम पे गर्व है पुत्री, वीर सिंहमित्र की है। तू इस महायज्ञ में मेरे साथ होगी भूमिका? क्या उसका प्रेम भी तुम्हारे मुझे तुम पर गर्व है। मुझे तुम पर गर्व है पुत्री। वीर सिंहमित्र, मुझे तुम पर गर्व है पुत्री। तुम्हारे पिता का इस राष्ट्र पर बहुत बड़ा ऋण। तुम पर गर्व है पुत्री। वीर सिंहमित्र, मुझे तुम पर गर्व है पुत्री। वीर सिंहमित्र, तुम पर गर्व है पुत्री। कौन? कौशल राज का सेनापति तुमसे प्रश्न कर रहा है, तुम कौन हो? आज दुर्ग के दक्षिण पर आक्रमण होने वाला है। आज दुर्ग के दक्षिण पर आक्रमण होने वाला है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने राज
द्रोह किया है। अग्निसेन और क्या सेनापति, दुर्ग में कितने सैनिक हैं? 2 सहस्त्र। उन सभी को एकत्र करो और दक्षिणी दुर्ग की ओर प्रस्थान करो, परंतु बिना किसी सभ्य के। इस राष्ट्र की सुरक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है और इसका पालन करना हम सबका एकमात्र कर्तव्य। सैनिकों, क्या तुम अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तैयार हो? हाँ। क्या तुम रणभूमि में वीरता दिखाने के लिए तैयार हो? हाँ। क्या तुम प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो? हाँ। हर हर महादेव। परंतु मगध से निष्कासित होने के पश्चात इन्होंने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। तुम हमारे साथ ऐसा छल करोगे, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा। ऐसे विश्वासघात का केवल एक ही परिणाम हो सकता है, मृत्यु में। क्योंकि आज मेरा प्रेम मेरे रगों में बहते मेरे पिता के रक्त को परास्त न कर सका। मैंने ये इसलिए किया ताकि भविष्य में यदि कोई किसी से प्रेम करे तो ये याद रखे कि इस देश की मिट्टी उसे प्रेम में त्याग सिखाती है, ताकि भविष्य में यदि कोई किसी से प्रेम करे तो कोई उससे कलंकिनी मधुलिका के प्रेम की उलाहना न दे। आज मैं इस देश की मिट्टी से हार गई, हार गई। साधु बोलिए साधु। आज तुमने अपने पिता की भांति इस राष्ट्र की रक्षा की। कहो बुजुर्गे, क्या चाहते? हमारे लिए तुम्हें यह संपूर्ण कृषि भूमि दे सकता। कहो बुजुर्गे, क्या चाहते? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? और जब मैं मांगूं तो क्या आप दे भी सकेंगे? अवश्य। ऐसा क्या एक राजा डाल सके?
मगध का निर्वासित विद्रोही राजकुमार।
तुम चिल्लाओ या उसी समान बोलो या उस स्वर्ण बोलक सतीश विजय नंदन तुम्हें डूब कर पूछे संध्या गिरानी को चल यहाँ इतनी देर तक बैठना उचित नहीं। कहीं ज्वार पढ़ाता तो अच्छा ही होता। इस जल में बंदी होना इन कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। तुम कितनी निर्दयी हो चंपा। तुम एक बार बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो, वो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नए राज्य की संरचना कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, वो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। एक बार परीक्षा लेकर के देखो, कहो क्या वो अपने इसके प्राण से अपने हृदय पिंड को निकाल कर अतल जल में विसर्जित। आज मैं भी अपने प्रतिशोध का कृपाण मेरे हृदय ने छल बार बार धोखा दिया। तो क्या मैं विश्वास कर कि मैं क्षमा कर दिया? विश्वास कदापि नहीं। जब मैं ही अपने हृदय पर विश्वास न कर सकती, उसी ने धोखा तो मैं तुझे कैसे? मैं तुमसे घृणा करती हूँ बुद्धू। कभी तुम्हारे लिए मर सकती बड़ा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जीवन की इस पुण्यतम घड़ी की स्मृति में मैं प्रकाश स्तंभ बनवाऊंगा। उससे संभव है कि मेरी जीवन की धुंधली संध्या आलोक में हो। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती तो वो क्षण कितना स्पृहणीय हो। तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते हो। जानती हो चंपा, हम अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष से कितने ही दूर इन निरीह प्राणियों के बीच इंद्र और सूर्य के समान पूजित, परंतु न जाने कौन सा अभिशाप जो हमें अलग किए हुए।
मुझे स्मरण होता है वो दार्शनिकों का देश, वो महिमा की प्रतिमा। मुझे वो स्मृति नित्य आकर्षित करती है, पर मैं नहीं जानती हो क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ होने पर भी मैं कंगाल हूं। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में नहीं मानता, परंतु न जाने आज मुझे अपने हृदय के उत्तर पर अंश पर श्रद्धा हो। तुम न जाने कैसे बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो। आलोक की एक रेखा मेरे जीवन में मुस्कुराहट हुई। स्पर्श बल और धन के उपासक इस जल दस्यु के हृदय में एकांत और शांति की कामना खिलखिला कर हंस उठी, मगर मैं न हंसी। चंपा, क्यों न हम पोतवाहिनी में असंख्य धनराशि लाकर अपनी जन्मभूमि की ओर चल पड़े। क्यों न आज हमारा विवाह और कल हम अपनी जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करें। चंपा, बोलो, चलोगी? और बुद्धगुप्त की आज्ञा तो सिंधु की लहरें भी मानती हैं। वे स्वयं ही हमारे पोत को भारत के तट तक पहुंचाते हैं। अवश्य लौट जाऊंगा, क्योंकि यहाँ रहकर अपने हृदय पर अधिकार रख पाना संभव है। यह कितने ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बहुत दिन बाद दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। परंतु एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा। चांद को आग लगी, आसमां पे
सार कहानी को मिलाकर के इसका मंचन किया गया था और इसको पूरा जीवंत कर दिया है सभी कलाकारों ने और निर्देशक ने। मैं बुलाना चाहूँगी शिवम कुमार राजा और नायक के रूप में, प्रियांशु नाविक प्रहरी, ईशा भारती सखी, प्रखर अरुण, सगुन जया, रानी शिवम गुप्ता मंत्री राज, दीपक सैनिक की भूमिका में, राकेश कुमार वृद्ध अरुण की भूमिका में, सत्यजीत सिंह सेनापति एवं नायक की भूमिका में, चंचल नाविक की भूमिका में, रोशन किशोर सैनिक की भूमिका में, नीतीश पराशर मणिभद्र की भूमिका में, अदिति मधुलिका की भूमिका में, अंशुप्रिया चंपा की भूमिका में, रवि कुमार राय बुद्धगुप्त की भूमिका में और ये निर्देशक भी हैं। कॉस्ट्यूम अंशुप्रिया, स्टेज डिज़ाइन सचिन कुमार, साउंड डिज़ाइन सोनू एंड उज्जवल, लाइट ओम प्रकाश। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी भारत अध्ययन के समन्वयक सदाशिव जी को। सर प्लीज़ आएँ। और हमारे मुख्य अतिथि भी आ चुके हैं, पर्यटन सचिव RK रावत जी। सर प्लीज़ आप भी आएँ। सर मैं चाहूँगी कि सर सदाशिव जी सर उनका मित्रों, बड़ी सशक्त प्रस्तुति थी रवि जी के नेतृत्व में। दो प्रणय कथाओं का वैपरीत्य यहाँ पर दिखलाया गया। एक मधुलिका से संबंधित है और दूसरी है चंपा से संबंधित। एक बात तो स्पष्ट है कि प्रणय में यदि संदेह का 1% भी अंश उपस्थित होता है तो वो प्रणय सफल नहीं होता। ये बात आज इस अभिनय के माध्यम से हमारे बीच स्पष्ट हुई। मधुलिका ने अपने प्रणय को राष्ट्रहित में समर्पित किया और चंपा ने अपने प्रणय को अपने पिता के लिए समर्पित किया, क्योंकि वो ये मानती रही कि बुद्धगुप्त जैसे ही किसी दस्यु ने उसके पिता का प्राणों का अपहरण किया था, अतः उसी कोटि के व्यक्ति से वो प्रणय करके अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। हमारे यहाँ महाकवि श्रीहर्ष ने एक नाटक लिखा रत्नावली। रत्नावली नाटिका में भी समुद्र में प्रवहण भंग, प्रवहण का अर्थ होता है नौका के टूटने की कथा है और उसके माध्यम से रत्नावली पहुंचती है अवंती देश और वहां के राजा के साथ, उदयन के साथ उसका विवाह संपन्न होता है। महाकवि कहते हैं कि 4 चीजें किसी भी नाटक के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं उसकी सफलता के लिए। उसमें है पहला, कवि का श्रेष्ठ होना। तो यहाँ उसमें कोई संदेह नहीं, महाकवि जयशंकर प्रसाद जो काशी की धरती के कवि हैं, उन्होंने इस नाटक को बखूबी अत्यंत ही कसावट के साथ हमारे बीच लिखा रचा। तो श्रीहर्षो निपुण कवि परिषद पेशा गुणग्राहिणी लोके हारिच वत्सराजहरितम नाट्ये च दक्षा वयम वस्त्वेकैकमपीह वांछित फल प्राप्ते पदम किं पुनर्मद्भाग्योपचयादयम समुदितः सर्वो गुणानां गणः। ये महाकवि श्रीहर्ष के वचन हैं।
तो महाकवि श्रेष्ठ है। दूसरा है कि जो परिषद है, जो सहृदय सामाजिक उपस्थित हैं इस अभिनय को देखने के लिए, वो भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने इस अभिनय के दौरान उपस्थित हुए प्रत्येक सात्विक भाव का बड़ी ही रसमय विधि से आस्वादन किया, जो आपकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता था। तो कवि श्रेष्ठ, सहृदय सामाजिक अच्छे, अभिनेता अच्छे, अभिनेता जिन्होंने कि अपने पात्र, अपने अभिनय को अत्यंत भावपूर्ण रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया। प्रत्येक पात्र सशक्त था। और अंत में आती है कथा, कथा भी जुड़ी हुई है, हमारे देश से जुड़ी हुई है। तो चारों ही चीजें यहाँ पर श्रेष्ठ थी। कवि श्रेष्ठ, सहृदय सामाजिक, दर्शक श्रेष्ठ, अभिनेता श्रेष्ठ और कथा श्रेष्ठ। यदि कोई एक वस्तु भी इसमें से अच्छी होती है तो नाटक सफल हो जाता है। लेकिन यहाँ जो बात महाकवि श्रीहर्ष ने आज से वर्षों पूर्व कही थी, वो बात स्पष्ट होती है कि आज तो चारों ही सर्वोत्तम थे, तो इस नाटक का सफल होना, इस नाटक के मंचन का सफल होना अत्यंत ही स्वाभाविक था। मैं रवि कुमार जी ने मुझसे भी अभिनय करा लिया था। वहाँ मालवीय जी पर विगत वर्ष नाटक खेला गया था स्वतंत्रता भवन में। जितने दर्शक स्वतंत्रता भवन के अंदर थे, उतने ही दर्शक स्वतंत्रता भवन के बाहर भी खड़े थे। ये स्थिति थी उस अभिनय की। और उसमें आपने मुझसे काशी नरेश का रोल करा लिया था। मैंने अपने जीवन में पहली बार अभिनय किया तो मुझे अनुभूत हुआ कि अभिनय करना वस्तुतः कितना कठिन है। उसमें पात्र को, जिस पात्र को आप अपनाते हैं, उसको अपने अंदर प्रवेश कराना पड़ता है। अपनी आइडेंटिटी को, अपने अहंकार को, अपने स्वत्व को आपको समाप्त करना पड़ता है। इसीलिए नाट्यशास्त्र में भरत मुनि कहते हैं कि नाट्यम सत्वे प्रतिष्ठितम। सत्व का अर्थ है आपके अंदर बैठा हुआ संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य, जो कि उस अभिनय में प्रकाशित होता है। ऋषियों और मुनियों ने जब इस नाट्य को तैयार किया और देवताओं को दिया, तो देवताओं ने मना कर दिया कि हमसे नहीं होगा। तो किससे होगा? तो क्या तपस्वियों से ही अभिनय किया जा सकता है। तो अभिनय कला वस्तुतः सामान्य कला नहीं है। आपको अपने सर्वस्व को, अपना जो अंदर बैठा हुआ संपूर्ण सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को मंच पर उपस्थित होकर दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है। मैं प्रत्येक अभिनेता को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, अभिनय करने वाले, उन सभी को हृदय से साधुवाद देता हूँ, उन सभी को बधाई देता हूँ, अभिनंदन उन सभी का करता हूँ इस मंच के माध्यम से। मैं चाहूँगी मुख्य अतिथि हमारे R.K. रावत जी, पर्यटन सचिव वाराणसी, सर सदाशिव सर, उनका सम्मान करें। सर मैं चाहूंगी आप 2 शब्द कहें। महान राष्ट्रीय कवि, नाट्य रचयिता डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित इस नाट्य का प्रस्तुतिकरण भी आप लोगों ने देखा। बहुत ही सशक्त प्रस्तुतिकरण, बहुत ही रोचक, और इस प्रस्तुतिकरण के हम बहुत ही अपने आप को लकी समझते हैं। इस कार्यक्रम को हमने देखा
इस कार्यक्रम में संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा फंड स्पॉन्सर किया गया है और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में जो अगला होगा वो कल के लिए स्कंद गुप्त पे लिखा हुआ नाट्य, वो कहीं इससे और भी अच्छा हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कल भी ये नाट्य बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण होगा और इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। रवि कुमार राय निर्देशक और पूरी टीम का मैं सम्मान करवाना चाहूँगी आर.के. रावत सर से। लाल फूल नीला फूल, रवि भैया ब्यूटीफुल, रवि भैया लव यू। आज सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया था प्राख्या गुप्ता ने। मैं चाहूँगी प्राख्या गुप्ता भी आ जाए, ये प्रसाद जी की प्रपौत्री हैं, उनका भी सम्मान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के आने का। और आपको बताऊंगी कल इसी समय 5:30 बजे स्कंद गुप्त नाटक का मंचन होगा, जो कामायनी संस्था वाराणसी के द्वारा प्रस्तुति है। तो आप लोगों को फिर से कल के लिए बुलाती हूँ और उसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा